प्रश्न है, तो ये जो प्रश्न क ख ग दिया हुआ है, तो आप भी आंसर शीट में क ख ग ही देंगे प्रश्न। अपनी इच्छा से ये नंबर चेंज नहीं करेंगे, 1 2 3 कर दें या फिर ABC कर दें, ऐसा नहीं। यहाँ क ख दिया है तो आप भी, पहला प्रश्न क है तो आंसर शीट में प्रश्न नंबर क यहाँ पर लिखें। प्रश्न नंबर, ये अपठित गद्यांश, जैसे ये बीचों बीच बड़ा बड़ा लिखे, एकदम साइड में नहीं, बड़ा सा लिखे। यहाँ पठित गद्यांश प्रश्न नंबर 1 और इसका ऑप्शन क है, तो क को साइड में लिख कर करके और इसका आंसर उसके सामने दें। जब ये पूरा हो जाए तब एक लाइन छोड़कर ख का उत्तर दें। ख प्रश्न करें, देखें उसमें ख क्या है और ख के अनुसार इसमें भी उत्तर दें, लेकिन ध्यान रखें कि एक लाइन छोड़े जरूर। एक प्रश्न हो जाए, उत्तर दे दिया, एक लाइन छोड़कर खा दिया, खा का उत्तर हो गया। अब खा में का उत्तर देने के बाद ग की बारी है, तो ग का उत्तर देने से पहले एक लाइन जरूर छोड़ें। अब ग का भी उत्तर दे दिया। अब ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, समझो अपठित गद्यांश आपका पूरा हो गया। अब आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें। अगर लाइन ड्रॉ करने का समय नहीं है तो आप कम से कम 2 लाइन छोड़कर प्रश्न नंबर 2 लिखे, यहाँ पर बीचों बीच लिखे, साइड में नहीं, बीचों बीच प्रश्न नंबर 2 लिखे। फिर उसके जो ऑप्शंस हैं, फिर एक लाइन छोड़ के ऑप्शन नंबर का लिखे। अगर प्रश्न पत्र में का दिया है तो आप भी का लिखेंगे। अगर वहां पर 1 2 3 दिया है तो आप भी 1 2 3 लिखेंगे। अगर वहां पर ABC नंबर दिया है तो आप भी, यानी कि प्रश्न पत्र में जो भी नंबर दिया है वही नंबर, वही क्रम आपके उसमें होना चाहिए आंसर शीट में। अब यहाँ पे पहले का है तो आप भी ने भी का लिखा और उसका उत्तर दे दिया, और उत्तर एकदम किनारे पे नहीं दो, 2 लाइन छोड़कर बीचों बीच 2 लाइंस में, और खुला खुला लिखो एकदम। ये इतनी सारी लाइन आपने खाली छोड़ी हुई है, ये किसके लिए दी? किसी को थोड़ी देनी, आपने यूज करनी है ना। तो एकदम कोने में आने के बजाय का लिखा, 2 लाइन छोड़ के यहाँ बीचों बीच अच्छे से आंसर दो। फिर खा लिखा, फिर आंसर दो। ग लिखा, आंसर दो। घ लिखा, आंसर दो। तो इसलिए ध्यान रखो कि शब्दों को लिखते समय खुला लिखो, बड़ा बड़ा लिखो और बीचों बीच लिखो। फिर जब ये प्रश्न पूरा हो गया, प्रश्न नंबर 2 पूरा हो गया, फिर से लाइन ड्रॉ कर दो। अगर लाइन ड्रॉ करने का समय नहीं है तो 2 लाइन छोड़कर तीसरी लाइन में प्रश्न नंबर 3 लिखें। जैसे यहाँ प्रश्न नंबर 3 लिखा है, लेकिन आप यहाँ बीचों बीच लिखें प्रश्न नंबर 3। फिर उसके जो ऑप्शन है वो देखो, का लिखा है तो का लिखकर उसके सामने उसका उत्तर दिया। एक लाइन छोड़कर खा ऑप्शन दिया, खा का उत्तर दिया। अब फिर से प्रश्न नंबर 4 देना है, तो आप फिर से 2 लाइन छोड़कर तीसरी लाइन में प्रश्न नंबर 4 लिखे बीचों बीच, और फिर उसके ऑप्शंस लिखकर आप उसका उत्तर दें। इसलिए स्पष्ट रूप से आप आंसर देंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी और आपको नंबर पूरे मिलेंगे, कोई नंबर कटेंगे नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो भले ही आप अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन प्रश्न पत्र में कैसा लिख रहे हैं, आंसर शीट में कैसा लिख रहे हैं, इस बात पर निर्भर करता है फुल मार्क्स आना। फुल मार्क्स ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखो। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 8 लिखा हुआ है और यहाँ बीचों भी, यहाँ पूरी लाइन खाली लिखी, कोने में आपने आंसर दे दिया। अगर ये खुले में देखे, अलग से दिखाई देता है कि प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, फिर उसके बाद अच्छे से उसी के नीचे आपने ये इसका उत्तर दिया, तो खुले रूप में आंसर अच्छे से दिखाई देता है और बिना कटिंग के, बिना कंफ्यूजन के हम उसे चेक कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, इन बात का हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पर मात्र शब्द रूप दिया हुआ है, मात्र शब्द रूप उसमें पेपर में दिया हुआ है कि आप मात्र शब्द रूप तृतीय विभक्ति द्विवचने रूप, द्विवचने यानी तृतीय विभक्ति, तो यहाँ पर पूरा कॉलम बनाए ना। मात्र, ये प्रश्न नंबर 8 हो गया। फिर उसके नीचे लिखे मात्र शब्द रूप,
फिर उसके नीचे लिखें तृतीया विभक्ति। तृतीय विभक्ति का जैसे हम कॉलम बनाते हैं, द्वितीय विभक्ति, ये तृतीय विभक्ति और उसके ऊपर द्विवचन, तृतीय विभक्ति लिखें यहाँ पर और उसके ऊपर द्विवचन लिखें। फिर उसके नीचे तृतीय विभक्ति के सामने आप उसका आंसर दे ढंग से, है ना। तो इस तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं होता। इस बच्चे ने सिर्फ मात्र लिखा और आंसर दे दिया, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन बहुत सारे कॉलम होते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने ये मात्रभ्याम सही लिखा है, क्योंकि द्विवचन लिखा होगा, तृतीय विभक्ति लिखी होगी तो गलती होगी नहीं। अब जैसे पेपर में भी कॉलम बना कर दिया गया है, तृतीय विभक्ति और द्विवचन, इसी तरह से इसको लिख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कॉलम का कॉलम भी रहेगा और ये भी समझ हमें आ जाएगा कि ये द्विवचन है, तृतीय विभक्ति का द्विवचन लिखा गया। तो इस तरह से आप भी ध्यान रखें जब भी आंसर शीट में उत्तर दें, ठीक है। एक प्रश्न ये है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में दो शब्द दिए हुए हैं, इसमें संधि विच्छेद में शब्द दिया हुआ है कुसुमाद अपि। कुसुमाद अपि में है तो यहाँ पर द आपको सिखाया गया था, जैसे व्यंजन संधि होती है तो द का त हो जाता है ना। तो त जब आप इसको अलग करें तो कुसुमात आएगा, त पर हल आएगा, कुसुमात और अपि। अब बच्चों ने द ही लिख दिया, कुसुमाद लिख दिया, सिर्फ उसको अलग करके, और द पे हल भी नहीं लगाया। तो ऐसे में लिखोगे तो कैसे नंबर मिलेंगे। कुसुमात त है, त से त थ द तीसरे वर्ण पर आते हैं जब हम इसकी संधि करते हैं। जब हम विच्छेद करेंगे तब कुसुमात, क्योंकि ये पंचमी विभक्ति का एक वचन है तो कुसुमात क्लियर होना चाहिए और अपि इसका विच्छेद रूप अब प्लस अपि इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखें जब भी संधि का प्रश्न करें। अब यहाँ चिनोमी उभयम लिखा हुआ है तो चिनोमी यहाँ पर यण संधि से बनाया गया है, तो चिनोमी अगर लिखेंगे तो इधर उभय आएगा। तो बच्चों ने क्या लिखा हुआ है, युभयम लिख दिया। युभयम कैसे होगा, ई से य बना है, इसको अलग यहाँ पे चिनोमी लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर इसके सामने युभयम नहीं उभयम आएगा, क्योंकि यण संधि के कारण य बना हुआ है ना। इस तरह से आपने ध्यान रखना है, यूं ही नंबर अपने मत कटवाओ। अब यहाँ प्रकृति अस्ति लिखा है, अब जो र जो है वो विसर्ग से र बना, विसर्ग से र बनने के कारण इसमें अ मिक्स हो गया है, इसलिए जब हम इसको विच्छेद करेंगे, यहाँ पे विच्छेद का एक भाग दिया हुआ है, यानी प्रकृति ही विसर्ग लगा कर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि र जो है वो विसर्ग का था, विसर्ग लग गया और यहाँ बाकी बचा अस्ति। तो आराम से समझ सकते हैं, अगर आपने क्लास में समय दिया हो, क्लास में समझा हो, तो आपकी ये गलतियां नहीं होंगी। प्रकृति ही धन अस्ति ये रूप बनता है, ठीक है। अब हमने आपको सिखाया था कि जो उपपद विभक्तियां हैं उनमें जो अव्यय लगते हैं उनके अनुसार ही हमें विभक्ति को भी देखना होता है। हमने आपको क्लास में समझाया था कि उभयतः, परितः, सर्वतः ऐसे कुछ शब्द हैं, जब ये आते हैं तो उनके साथ में द्वितीय विभक्ति लगती है। तो द्वितीय विभक्ति लगती है तो इसका मतलब यहाँ पे विद्यालय ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो विद्यालय के दोनों ओर गांव है ये दिए हुए हैं, उभयता दिया हुआ है, तो उभयता से पहले विद्यालय में द्वितीय विभक्ति यानी विद्यालयम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सर्वतः दिया हुआ है, सर्वतः से भी पहले जो संज्ञा आती है उसमें भी द्वितीय विभक्ति लगती है, तो यहाँ पर भी नगरम इस तरह से आ जाता है। अब जहाँ पर सह लगता है, सह, साकम, है ना, जैसे जिसका अर्थ साथ होता है, तो ऐसे वाले अवयवों के साथ में तृतीय विभक्ति आ जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर बहुवचन दिया हुआ मृगाह, तो मृगाह और ब्रैकेट में भी मृग दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी बहुवचन तृतीय विभक्ति तो आएगी आएगी, साथ में उसकी विभक्ति को, वचन को भी ध्यान में रखना है। तृतीय विभक्ति का बहुवचन आ रहा है क्योंकि सभी मृग मृगों के साथ भागते हैं, है ना, तो मृगई तृतीय विभक्ति का बहुवचन हम लगा देंगे। अब यहाँ पे धिक शब्द आया, धिक के साथ में
जो संज्ञा आती है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। तो द्वितीय विभक्ति का मतलब है कि का पुरुषम, धिक का पुरुषम, इस तरह से इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो उपपद विभक्तियों के जो नियम है वो अच्छे से समझ लो, तब ये आपके प्रश्न के उत्तर बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे उत्तर देना है।